हेलो। आवाज आ रही है? तो गुड इवनिंग। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स का गेट इक्विप टू जेई एडवांस वाला जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया रेट ऑफ रिएक्शन A plus B which product is given below as a function of different initial concentration of A and B। तो देखो A plus B gives product, तो यहाँ पर रेट जो है हम बोल देते हैं इट इज K इंटू A रेज टू M एंड B रेज टू N। ये हमारे पास रेट हो गई। नाउ
जो हमें इनिशियल रेट दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर m और n निकालें तो देखो क्या है, हमारे पास तीन इक्वेशन आ सकती है। 0.005 इज इक्वल टू k इंटू 0.01 रेज टू m एंड 0.01 रेज टू n, ये एक इक्वेशन आ गई। देन 0.010 इज इक्वल टू k इंटू 0.02 रेज टू m and 0.01 raised to n. This is equation 2. And last one 0.005 is equal to k into 0.01 raised to m and 0.02 raised to n. This is equation 2. तो यहाँ से देखो, अगर हम 2 को डिवाइड बाय 1 करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड क्या आएगा? इट इज 2 रेज टू m। तो यहाँ से m क्या आ गया? 1 आ गया। एंड अगर हम 3 डिवाइड बाय 1 करते हैं तो 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू n आया। ऑब्वियसली यहाँ से n की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन जो है ये हमारे पास क्या है? a के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और b के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर। ठीक है। सो व्हाट इज रेट? तो रेट हमारे पास है k इंटू a, ये हमारे पास रेट। तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। तो व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? सो हाफ लाइफ पीरियड जो है a का वो क्या होगा? t हाफ ऑफ a क्या होगा? इट इज 0.693 अपॉन k। नाउ व्हाट इज k? तो k निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो फर्स्ट में या सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो k क्या हो जाएगा? इट इज 0.005 इज इक्वल टू k इंटू 0.01 रेज टू m, m इज 1। तो यहाँ से k क्या आ गया? k यहाँ से आ रहा है 0.5। तो t हाफ क्या हो गया? t हाफ 93 और 1 पॉइंट समथिंग क्या आएगा? 1.386। ओके, 1.386 आ जाएगा। यूनिट क्या होगी? k का यूनिट क्या है? k का यूनिट देखो, अच्छा उन्होंने एक्चुअली रेट के यूनिट में टाइम -1 लिखा है। वो टाइम क्या है वो एक्चुअली उन्होंने दिया नहीं है। इट शुड बी मिनट, क्योंकि ऑप्शन में वैसे भी मिनट ही दिया हुआ है। बट ऑप्शन में भी क्या है? ए एंड बी दोनों ऑप्शन क्या है? 1.386 मिनट है। एंड ऑप्शन सी और डी भी सेम है। थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक तो ऊपर हमें टाइम का यूनिट नहीं दिया है, जब रेट की बात की तो वहां पर टाइम का यूनिट नहीं दिया है। देन नीचे ऑप्शंस में भी दो ऑप्शन सेम दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। बाकी ये आएगा हमारे पास। ठीक है, जो भी यूनिट है वो हो जाएगी 1.386। जो भी रेट का यूनिट है उसके हिसाब से आ जाएगा, क्योंकि के का यूनिट हमें नहीं पता क्या है। ये जो के का यूनिट है ये क्या हो जाएगा? टाइम -1। बट वो टाइम का यूनिट क्या है पता नहीं। ठीक है, तो हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The reaction that is of first order with respect to reactant A has rate constant 6 per minute. If we start with A this much, when would A reach to the value of this? तो देखो यहाँ पर रेट कांस्टेंट दिया है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है। टाइम पूछा है तो टाइम विल बी 2.303 अपॉन k। व्हाट इज k? k is 6 log of a naught upon a। what is a naught? a naught is 0.5 and what is a? it is 0.05। तो क्या आ गया? ये log के अंदर वाला पार्ट क्या हो गया? 10 हो गया ना। and log 10 is 1, तो आंसर विल बी 2.303 अपॉन 6, दैट इज नथिंग बट 0.384 मिनट। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द हाफ लाइफ of the first order reaction this if the initial pressure was this and total pressure at the end of 20 minutes was this। तो देखो तीनों की तीनों गैस हैं। C2H4O is CH4
प्लस CO। तो इनिशियल प्रेशर इसका 80 है, ये 0 0। देन मान लो 80 माइनस P हो गया एंड इसका P आ गया, इसका P आ गया। तो K क्या होना चाहिए, हमें क्या निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है ना। तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए ऑब्वियसली K चाहिए। तो पहले देखेंगे K क्या है, तो K विल बी 2.303 अपॉन T, T is 20 minutes, log of 80 upon 80 minus P। now ये क्या है यहाँ पर P क्या होगा, तो उन्होंने तो T इक्वल टू 0 पर था और ये 20 मिनट पर, तो T इक्वल टू 20 मिनट पर टोटल प्रेशर क्या हो गया, 80 प्लस P हो गया ना। तो 80 प्लस P कितना दिया उन्होंने, इट इज गिवन एज 120। तो ऑब्वियसली P का वैल्यू क्या आ गया इधर से, P का वैल्यू आ गया इधर से 40। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2.303 अपॉन 20 log of 80 अपॉन 40, दैट इज नथिंग बट log 2, एंड log 2 क्या हो गया, ये 0.693 अपॉन 20। तो ऑब्वियसली साफ साफ यहाँ से पता चल रहा है कि K इज इक्वल टू क्या है अपने पास, 0.693 अपॉन T हाफ होता है ना, होता है कि नहीं होता। तो T हाफ एक्चुअली क्या है, 20 मिनट ही है। ओके, T हाफ यहाँ से क्या आ रहा है, 20 मिनट ही आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। The half-life period of catalytic decomposition of AB3 at 50 mm is found to be 4 hours, and at 100 mm it is 2 hours। Order of reaction क्या है, तो देखो T half जो है ये क्या होता है, it is directly proportional to A raised to n-1। obviously A की जगह प्रेशर लिया जा सकता है, so we can take T half is directly proportional to 1 upon P raised to n-1, ऐसे भी ले सकते हैं अगर इनिशियल प्रेशर को P नॉट ले लेते। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले टी हाफ क्या है 4 आवर, तो 4 एंड बाद में टी हाफ क्या है 2 आवर, तो 4/2 इज इक्वल टू 100 रेज टू n-1 डिवाइड बाय 50 रेज टू n-1। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू n-1। तो n-1 की वैल्यू क्या है 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है, तो कौन सा ऑर्डर हो गया ये, इस सेकेंड ऑर्डर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। The decomposition of formic acid on a gold surface follows first order kinetics, and specific rate constant are this and this। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, ठीक है, तो एक्चुअली हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो log of K2 by K1, log of K2, K2 is this, and K1 कितना है 5.5 into 10⁻⁻⁴ is equal to EA upon 2.303। R की वैल्यू 8.314 ले लेते हैं, एंड T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो T2 माइनस T1 कितना आ गया, इट इज 45 डिवाइड बाय T1 T2। तो T1 कितना होगा, केल्विन में लेना है हमें, तो T1 कितना होगा 313 होगा ना, एंड नॉट 313, 413। सो T1 इज 413 एंड T2 अपने पास क्या हो जाएगा 458। ठीक है, तो EA क्या आएगा, तो EA विल बी 2.303 into 8.314 into 413 into 458 डिवाइड बाय 45। साथ में लॉग के अंदर क्या आएगा, लॉग के अंदर वाला पार्ट क्या है 9.2 या 92 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया वो। सो लॉग के अंदर वाला पार्ट हो गया 92 डिवाइड बाय 5.5, दैट इज 16.5
16.72। सो लॉग के अंदर वाला पार्ट ही हो गया। सो ये वैल्यू क्या आएगी? तो ये जो वैल्यू है ये आ रही है हमारे पास 98465 जूल। ठीक है, किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली इसको, तो 98.46 किलो जूल ऑब्वियसली पर मोल ही रहेगी, जूल पर मोल एंड किलो जूल पर मोल। So this was question number 5. Now question number 6. In which of the following case EA of backward reaction is greater than of forward reaction? अब एक्चुअली यहाँ पर देखो वो A नहीं है, याद रखना, वो जो क्वेश्चन में हमें दिया वो A नहीं है, वो डेल्टा H है। ओके, सो इफ डेल्टा H is greater than 0, then EA forward is greater than EA backward। ठीक है, सो किस केस में डेल्टा H ग्रेटर देन 0 आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि बैकवर्ड रिएक्शन का ग्रेटर देन होना चाहिए फॉरवर्ड से, तो क्या होना चाहिए? तो डेल्टा H लेस देन 0 होना चाहिए। देन क्या होता है? EA बैकवर्ड जो है वो ग्रेटर देन होता है EA फॉरवर्ड से। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ यहाँ पर? डी हुआ। याद रखना वो ए जो दिया है वो ए नहीं है, वो डेल्टा H। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives product and a second order reaction 2R gives product. Both have half life time of 20 minutes when they are carried out taking 4 moles per liter of their respective reactant. Number of moles per liter of A and R remaining unreacted after 60 minutes from the start of the reaction will be। ठीक है, तो दोनों का हाफ लाइफ पीरियड जो है वो क्या है? सेम। तो पहले बात कर लेते ए की। तो ए गिव्स प्रोडक्ट, ये वाली रिएक्शन की बात करेंगे तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसमें 20 मिनट हाफ लाइफ पीरियड है। तो 30 मिनट में कितने हाफ लाइफ हो जाएंगे? नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने होंगे? 60/20, दैट इज 3 हाफ लाइफ। तो कितना बचेगा? फ्रैक्शन रिमेनिंग क्या होगा? सारे हाफ लाइफ सेम आते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फ्रैक्शन रिमेनिंग क्या आएगा? फ्रैक्शन रिमेनिंग हो जाएगा 1/2⁻3, या हम बोल सकते हैं 1/8 मोल। कितना बचेगा? तो ये हमारे पास क्या आएगा? 1/8 इंटू 4, दैट इज 0.5। 0.5 मोल पर लीटर हमारे पास बच जाएगा ए का। नाउ आर का कितना बचेगा? तो आर जो है उसका हाफ लाइफ पीरियड हमें क्या दिया है? उसका भी सेम दिया है, तो उसका कितना बचेगा? तो देखो आर के लिए, आर गिव्स प्रोडक्ट जो है 2R गिव्स प्रोडक्ट, तो यहाँ पर क्या है? 1/R माइनस 1/R0 इज इक्वल टू क्या है? KT है ना, ये इक्वेशन है। एंड के को क्या लिख सकते हैं? के को हाफ लाइफ पीरियड के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? के को क्या लिख सकते हैं? क्या होता है सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था ना। 1/A0 इंटू के, याद है? हाफ लाइफ पीरियड क्या आता था सेकंड ऑर्डर का? वन अपॉन A0 मतलब R0
इंटू के, ओके, नॉट, इसके साथ साथ टी हाफ एंड ऊपर क्या आ गया, टी आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आर क्या हो जाएगा, टी कितना दिया है, टी दिया है एक्चुअली हमें 60, तो 60 डिवाइड बाय टी नॉट कितना है, टी हाफ कितना है, टी हाफ इज 20 इंटू आर नॉट। तो ये क्या हो गया, दिस इज 3/r0। तो यहाँ से क्या आया, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ से 1/r क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 4/r0 आई थी, आर आ गया r0/4 एंड r0/4 कितना हुआ, 1 हुआ क्या, 1 हुआ ना, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 1 बचेगा। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। ये इसको दूसरी तरह पता ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के टी आप, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड का डबल होगा सेकंड हाफ लाइफ पीरियड, ओके। फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड का डबल होगा सेकंड हाफ लाइफ पीरियड। तो फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 20 मिनट का, तो सेकंड हाफ लाइफ पीरियड कितने का हो जाएगा, 40 मिनट का। तो स्टार्टिंग का 20, बाद का 40, तो कितना हो गया, 60 मिनट ही हो गया ना। तो बेसिकली यहाँ पर 2 हाफ लाइफ हुई, ओके। तो जब 2 हाफ लाइफ होंगे तो कितना फ्रैक्शन बचेगा, 1/4, ओके। तो 1/4 बचा, तो 1/4 मतलब कितना बचा, ऑब्वियसली 1 बचा। क्लियर है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 8। So A gas plus A gas gives B gas plus C gas। तो इसका रेट हमें दिया है, ऑब्वियसली वो फर्स्ट ऑर्डर है। एट स्टार्ट प्रेशर कितना है, 100 mm। तो स्टार्टिंग में 100 mm है, ये 0 0, देन 100 माइनस P, इसका P आ गया, इसका P आ गया, तो ये T इक्वल टू 0 है, और ये कितने पर है, दिस इज एट 10 मिनट। तो हमें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो बहुत ईजी है, ऑब्वियसली 100 प्लस पेज P जो है वो कितना हो गया, 120। तो P यहाँ से क्या आ गया, 20 आ गया, तो K क्या होगा, K is 2.303 अपॉन 10 log of 100 अपॉन 100 माइनस T। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 अपॉन 10 log of 100 अपॉन 80। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। रिएक्शन A plus B gives C plus D follows फॉलोइंग रेट लो, मतलब K इंटू A raised to half एंड B raised to half। तो रेट क्या है, इट इज K इंटू A raised to half है एंड B raised to half है। लेकिन अब देखो A और B का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, और वो क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग विद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ A एंड B ईच। तो दोनों का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर हम सेम ले लेते हैं, ठीक है, इफ A नॉट इज इक्वल टू B नॉट, और देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी सेम है, तो दोनों का एट एनी पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। तो अगर दोनों का एट एनी पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, तो रेट को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट रेट एज K इंटू A रेज टू हाफ इंटू A रेज टू हाफ, ठीक है, या फिर K इंटू A, और K इंटू A या फिर K इंटू B, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या हो गया, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया ओवरऑल, ओके। तो देन व्हाट टाइम इज टेकन फॉर अमाउंट ऑफ A टू बिकम 0.25। तो इनिशियली क्या लिया, 1 मोल लिया है, तो 1 मोल से 0.25 मोल होने में कितना टाइम लगेगा, 2 हाफ लाइफ लगेगा ना। ठीक है, या फिर तुम इसको क्या नहीं कर सकते हो, इसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो विथ T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K कितना है, 2.31 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, एंड लॉग के अंदर क्या लिखेंगे, इनिशियल इज 1 एंड बाद में 0.25। तो ये क्या आया, दिस इज
4, so log 4 will be 0.6, so 2.303 into 0.6 upon 2.31, ऑब्वियसली ये कैंसिल आउट होगा ये वाला पार्ट, एंड 10⁻³ है, तो टाइम कितना आया, इट इज 600 सेकेंड, बिकॉज सेकेंड -1 में था k का यूनिट. Okay, so this was question number 9. Now question number 10. Consider the following first order competing reaction. तो X जो है वो A and B दे रहा है और Y जो है C and D दे रहा है. If 50% reaction of X was completed, when 96% of reaction Y was completed, the ratio of their rate constant. So X gives A plus B and Y gives C plus D. ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट वाली रिएक्शन जब 50% कंप्लीट होती है तो उतने टाइम में सेकंड रिएक्शन का 96% कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, सो टाइम क्या है, इट इज 2.303, दोनों का टाइम सेम है, मतलब इसका K1 ले लेते हैं. ठीक है, लॉग ऑफ 100/50 बिकॉज 50% कंप्लीट हो गई, एंड सेकंड वाले का क्या है 2.303 अपॉन K2, एंड ये कितना परसेंट कंप्लीट हुए, 96% कंप्लीट हुई है, तो बचा कितना 4% ना. तो देखो क्या आएगा, तो दोनों का टाइम इक्वेट अगर हम कर देंगे, सो 2.303 अपॉन K1 log of 2 is equal to 2.303 by K2 log of 25. तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है K2 by K1. तो यहाँ से K2 by K1 क्या होगा, 2.303 वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, so it is log of 25 divided by log of 2. So log of 25 क्या आता है, it is actually log 5 का 2 times, log 5 होता है 0.7 means it is 1.4 and log 2 होता है 0.3, so 14/3 हो गया. 14/3 कितना हुआ, 14/3 कितना आता है अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग है ना, नहीं अप्रोक्सीमेटली 5 ही हो गए, 4.65 होगा ना, तो 4.65. So this was question number 10. Now question number 11. The first order reaction is 50% completed in 20 minutes at 27 degree and 5 minutes at 47 degree. ठीक है, so 50% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, तो देखो फर्स्ट वाला मतलब एट 27 डिग्री के आप के कितना होगा, इसे 0.693, इसको K1 ले लेते हैं, सो 0.693 डिवाइड बाय T हाफ इज 20, एंड K2 जो है वो क्या है, K2 इज 0.693 अपॉन T हाफ इज 5. ठीक है, सो ये K2 हो गया, दोनों जगह टाइम पता है, सॉरी टेम्परेचर पता है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, तो लॉग ऑफ K2 बाय K1, what is K2 by K1, it is 0.693 upon 5 divided by 0.693 upon 20 is equal to EA upon 2.303 R, that is 8.314, and T2 minus T1 will be 20 upon T1 T2, that is 300 into 320. So EA क्या आया, so EA will be 2.303 into 8.314 into 300 into 320 divided by 20, and log कितना आ गया, log A is actually 20/5, that is log 4. तो कितना हो गया 2.303 into 8.314 into 300 into 320, log 4 होता है 0.6 divided by 20, तो कितना आया ये एक्चुअली आ रहा है 55143 जूल पर मोल
किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 55.143 किलो जूल पर मोल। Okay, so this was question number 11. Now question number 12. So for first order reaction, A gives B plus C carried out at 27 degree. If this much % of the reactant molecules exist in activated state, तो actually देखो हमें दिया है K/A मतलब Arrhenius constant, ये वाला पार्ट दिया हुआ है. दिस इज गिवन एज 3.8 into 10⁻⁻16. तो निकालना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी. तो क्या होता है यार, K इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू e⁻⁻⁻ ये होता है ना. ओके, तो यहाँ से E क्या आएगा. तो ऑब्वियसली इसको मैं लिख सकता हूँ K/A इज इक्वल टू e⁻⁻⁻ तो K/A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड देन ऑब्वियसली लॉग लेना है. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.303 log of K/A is equal to minus EA/RT. तो EA क्या होगा, EA will be minus 2.303 into R 8.314 एंड टेम्परेचर कितना दिया, 300 केल्विन हो गया. एंड लॉग के अंदर K/A, व्हाट इज K/A, तो K/A हो जाएगा 3.8 into 10⁻⁻18. So it will be minus 2.303 into 8.314 into 300 and minus 18 plus log 3.8. So actually 3.8 जो है उसका log लेंगे और minus 18 में ऐड कर देंगे. 3.8 का log आया 0.57. तो ये एक्चुअली आ रहा है हमारे पास minus 17.4. ठीक है, तो ये ओवरऑल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. तो हमारे पास आएगा ये कितना जूल आ रहा है, जूल पर मोल. तो ऑब्वियसली किलो जूल में क्या आ जाएगा, ये 100.064 किलो जूल. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 100 आंसर हो गया. Now question number 13. So 13 में क्या, the reaction of higher order are rare because तो हमारे पास क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या एक पर्टिकुलर टाइम पर मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स ही टकरा सकते हैं एक साथ. ठीक है, सो दैट्स व्हाई ऑर्डर जो है 3 से ग्रेटर जनरली नहीं होता है. तो मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, बी आंसर होना चाहिए. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, बी होना चाहिए. देन क्वेश्चन नंबर 14. अच्छा 14 वाला तो क्लास में ही हो गया है, ये सीरीज रिएक्शन वाला है. तो सीरीज रिएक्शन में जो अपने पास आर है वो मैक्सिमम कब होगा, किस टाइम पर होगा, तो इसका तो डेरिवेशन कराते ही है. तो ये तो क्लास का ही हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. A conjugative reaction A gives B gives C is characterized by. तो ऑब्वियसली इसका भी हमें पता है, हमारे पास क्या है, A gives B एंड B gives C है. तो ये भी तुम्हें पता है, ये भी सीरीज रिएक्शन में हो गया है. ये क्या होता है इसमें,
हमारे पास जो ए है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है, ये ए का कॉन्सेंट्रेशन है। बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मैक्सिमा के बाद डिक्रीज होता है, एंड सी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, सो 15th में करेक्ट आंसर क्या होगा, मैक्सिमा इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो 15th में भी बी आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 16, तो ये जो ग्राफ था ये था कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन A plus B plus C gives D, it was found that rate of reaction doubled when the concentration of B was double। ठीक है, तो B की पावर में क्या हो गया, B की पावर में 1 हो गया। ठीक है, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन doubled when the concentration of both A and B are double। तो अब देखो, B को डबल कर रहे हैं, B को डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो रहा है। लेकिन अगर A एंड B दोनों को डबल कर रहे हैं, A एंड B दोनों को डबल कर रहे हैं तो भी रेट डबल हो रहा है। तो डबल तो यार बी के होने से ही हो गया था ना, तो ए की पावर में क्या आना चाहिए, ए की पावर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि बी को डबल करने से रेट डबल हो रहा है, तो ए का तो कुछ इफेक्ट पड़ा ही नहीं। ओके, तो ए की पावर में क्या होना चाहिए, 0। इसके अलावा रेट 4 टाइम्स हो गया कब, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड सी डबल की। अब देखो, बी की वजह से डबल हो रहा है, लेकिन रेट ओवरऑल क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। रेट ओवरऑल क्या हो रहा है, 4 टाइम्स। तो सी की वजह से भी वह क्या हुआ होगा, डबल हुआ होगा। ठीक है, सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो रेट है वो बी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ए पर डिपेंड नहीं कर रहा, और सी के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अपने पास ऐसा आना चाहिए। ठीक है, सो रेट जो है कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ऑर्डर क्या हो गया, तो ऑब्वियसली रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इंटू सी। ठीक है, मतलब ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर हमारे पास 2 आ गया है। ओके, सो ए की पावर में 0 है, बिकॉज ए पर डिपेंड ही नहीं कर रही है रेट, रेट जस्ट बी एंड सी पे डिपेंड कर रही है। क्वेश्चन नंबर 70, the substance undergoes first order decomposition, the decomposition follows 2 parallel first order reactions। तो हमारे पास A gives B and A gives C, ये पैरेलल रिएक्शन है। इसका K1 रेट कांस्टेंट है, इसका K2। तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, तो यार B का कॉन्सेंट्रेशन बाय C का कॉन्सेंट्रेशन, ये रेशियो क्या होना चाहिए, इट शुड बी K1 बाय K2। तो K1 बाय K2 क्या है, 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय 3.8 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, सो ये क्या आना चाहिए, तो ये एक्चुअली आ गया हमारे पास 3.3। ओके, सो अब हमें अगर परसेंटेज निकालना है बी का, सो बी का परसेंटेज क्या होगा, सो इट शुड बी बी अपॉन बी प्लस सी इंटू 100, या फिर हम इसको बोल सकते हैं K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। ठीक है, ऐसे भी इसको बोला जा सकता है। तो क्या आ जाएगा ये, सो K1 को ऑब्वियसली हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3 इंटू K2 डिवाइड बाय 3.3 इंटू K2 प्लस K2 इंटू 100। तो क्या आ गया ये, दिस वुड बी 3.3 अपॉन 4.3 इंटू 100। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 76.7%। ठीक है, 76.7, तो उन्होंने 8 भी दिया तो ऑब्वियसली वही होगा। ठीक है, इधर उधर थोड़ा हुआ होगा। एंड बचा हुआ परसेंटेज किसका होगा, बचा हुआ परसेंटेज ऑब्वियसली सी का हो जाएगा, जो कि क्या आएगा 23% का। ठीक है, 23.3%। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18,
The activation energy of two reactions are EA1 and EA2, with EA1 is greater than EA2. If the temperature of the reacting system is increased from T1 to T2, predict which of the following alternate is correct. एक मिनट, तो यहाँ पर K1 पहले था और K1 डैश हो गया जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया. K1 और K2 क्या है एक्चुअली? आई थिंक K1 एंड K1 डैश जो है वो एक रिएक्शन करके है और K2 एंड मतलब एक एक्टिवेशन एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है. यस, ठीक है. सो एक्चुअली जब हम EA1 एक्टिवेशन एनर्जी रख रहे हैं तो रेट कांस्टेंट K1 है एंड K1 डैश है. K1 कब है? जब टेम्परेचर को T1 रखा, और K2 कब है? जब टेम्परेचर को T2 रखा. सिमिलरली जब एक्टिवेशन एनर्जी को EA2 किया तो रेट कांस्टेंट अपने पास क्या है? K2 है. कब? जब टेम्परेचर T1 है. पता नहीं यार, ऐसे ही है क्या? क्या बोलना चाह रहा है एक्चुअली वो? थोड़ा मेंशन करना चाहिए था कि यहाँ पर कौन सा क्या है. The activation energy of the two reactions are EA1 and EA2. Two reactions are EA1 and EA2. Yes, ऐसा ही होगा. So K2 and K2 डैश होगा. ठीक है. तो एंड उन्होंने क्या बोला कि EA1 जो है वो क्या है? EA1 ग्रेटर देन है EA2 से. तो देखते हैं. सो लॉग ऑफ K1 डैश अपॉन K1 इज इक्वल टू EA1 अपॉन 2.303 R into T2 minus T1 upon T1 T2. Similarly, log of K2 dash upon K2 is equal to EA2 upon 2.303 R into T2 minus T1 upon T1 T2. अब देखो ये वाला पार्ट तो दोनों के लिए सेम है ना. ठीक है. इसके अलावा उन्होंने बोला है कि EA1 जो है ग्रेटर देन EA2 है. मतलब ये वाला पार्ट जो है ये ऑब्वियसली इस वाले पार्ट से ज्यादा है. इसका मतलब साफ साफ है कि दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू. ठीक है. तो यहाँ से हम साफ साफ क्या बोल सकते हैं कि यार EA1 जो है इट इज ग्रेटर देन EA2 है. तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से K1 डैश अपॉन K1 शुड बी ग्रेटर देन K2 डैश अपॉन K2. ये होना चाहिए. ठीक है. तो कौन सा करेक्ट हुआ है यार? यस, बी करेक्ट हो गया ना. ठीक है, बी करेक्ट हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. सिद्धार्थ, हम गेट इक्विप्ड टू जेईई एडवांस डिस्कस कर रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. तो 19 में क्या था? रिएक्शन nu1a plus nu2b gives product respect to A and zero other with respect to B. ठीक है. तो रेट क्या होगा? रेट इज माइनस हाँ बेबी. हाँ जन
सो हाँ जानो, सो जाओ बेबी। क्या यार, जाओ जल्दी में। सोता क्यों नहीं, बड़ा हो गया अभी तो। हाँ सो जा। सो जा। या सो तो देखो क्या है, हमारे पास ये है जो है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन न्यू वन है, और सेकंड वाले रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन क्या है, न्यू टू है। मतलब सॉरी, सेकंड वाले रिएक्टेंट का। सो रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बट उन्होंने क्या बोला है कि दिस रेट इज इक्वल टू क्या है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब इट इज इक्वल टू के इंटू ए, ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब देखो, यहाँ से माइनस डी ए और डी टी क्या हुआ, तो इधर से माइनस डी ए और डी टी हो गया न्यू वन इंटू के इंटू ए। तो यहाँ से जब हम ए का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बी ए नॉट इंटू ए रेज टू पावर माइनस के की जगह आ जाएगा न्यू वन इंटू के इंटू टी, ठीक है। अभी नया के क्या हो गया, एक तरह से न्यू वन इंटू के हो। ओके, तो ये आ गया। या फिर लॉग का एक्सप्रेशन अगर हम देखें, तो लॉग का एक्सप्रेशन क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ लॉग अगर देखेंगे तो टी जो है, या फिर लॉग ऑफ ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ ए अपॉन ए नॉट क्या होगा, इट इज न्यू वन इंटू के इंटू टी होगा। सॉरी, ए नॉट बाई ए, नॉट ए बाई, हाँ। लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए जो है ये होगा, ठीक है। नो व्हाट इज ए, ए क्या होगा, वो बोल रहा है कि अगर अब यहाँ पर एक्चुअली एक्स क्या है वो उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट एक्स क्या होना चाहिए, एक तरह से प्रोडक्ट का होना चाहिए, और प्रोडक्ट का जब हम एक्स बोल रहे हैं तो उसका स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन वन मान के चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि इसका इनिशियली ए नॉट है, इसका जीरो है, देन इसका एक्स अगर बन रहा है, तो इसका रिएक्ट कितना करेगा, इसका रिएक्ट करेगा न्यू वन इंटू एक्स, तो बचेगा कितना, ए नॉट माइनस न्यू वन इंटू एक्स, ये बचेगा, ठीक है। सो ए नॉट बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो ए नॉट बाई ए जो है उसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस न्यू वन इंटू एक्स, एंड इट शुड बी इक्वल टू न्यू वन इंटू के इंटू टी, ये आना चाहिए एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये कौन सा मैच कर रहा है देखो, तो log ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस न्यू वन इंटू एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली उन्होंने ये भी मेंशन नहीं किया कि के कौन सा है, बिकॉज हो सकता है वो न्यू वन इंटू के को ही के मान रहे हो,
ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सी एंड डी जो है उसमें से कोई एक करेक्ट होगा, क्योंकि न्यू वन इंटू के एक नया कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फॉर द कंजुगेटिव यूनिमॉलिक्यूलर टाइप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट ए एट एनी लार्ज टाइम इज गिवन बाय। तो ये तो वही है अपने पास, सीरीज रिएक्शन में था। तो क्या हो जाएगा, तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या आएगा, एट एनी टाइम इट इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम सी ए नॉट बोल देंगे, इंटू ई रेज टू पावर क्या आता है, इट इज माइनस के वन इंटू टी, यही आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये डेरिवेशन में था उसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, so the energy of activation for reaction is 100 kilojoule per mole. Presence of a catalyst lowers the energy of activation by 75%. तो 75% जो है उतना एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम हो गया। तो के कैट अपॉन के अनकैट इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आता है ई इंटू डेल्टा ई, मतलब कितना एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज आया डिवाइड बाय आर टी। सो एक्टिवेशन एनर्जी कितना डिक्रीज हुआ यार, सो 75% डिक्रीज हुआ, मतलब बेसिकली कितना डिक्रीज हो गया, 75 किलो जूल डिक्रीज हो गया, ठीक है। सो क्या आ जाएगा ये, सो ई रेस टू 75 इंटू, या किलो जूल है तो 75,000 डिवाइड बाय आर की वैल्यू 8.314, एंड टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 298 केल्विन। तो हमारे पास क्या आ गया ये वैल्यू, सो ई रेस टू क्या आएगा, तो ये ई रेस टू 30 आता है, ई रेस टू क्या आता है, 30 आता है। तो ई रेस टू 30 जो है ये निकालना है तुम्हें, तो ऑब्वियसली ई रेस टू 30 तुम लॉग वगैरह लेके वैसे निकाल सकते हो। बाकी मतलब ई रेस टू एक्चुअली 30.2, ठीक है। तो ये लॉग वगैरह लेके निकाला जा सकता है। बाकी यहाँ पर ये हो जाएगा अपने पास 1.4 इंटू 10⁻30 ये आएगा। एक्चुअली ये तो मैच हो नहीं रहा है कहीं पे ना, मिस्टेक किया है क्या, टूवर्ड्स एक्टिवेशन एनर्जी बाय 75%, 75,000 डिवाइड बाय आर टी, आर इज 8.314, नो नो डेल्टा ई 25,000 नहीं होगा, लोअर्स बाय 75% ना, लोअर्स टू 75% नहीं बोला उन्होंने, लोअर्स बाय 75% बोला है। तो मतलब 75% से डिक्रीज हुआ ना, मतलब अगर स्टार्टिंग में 100 किलो जूल था तो बाद में 25 किलो जूल, तो डिफरेंस तो 75 किलो जूल ही आएगा ना। एक मिनट देख लेते, फिर भी मे भी कहीं मिस्टेक किया हो। 75,000 डिवाइड बाय 8.314 and then it is divided by 298, यस एक्चुअली बराबर ही आ रहा है। यही आएगा, यही आना चाहिए। इसको अगर हम दूसरी तरह करें तो भी आंसर तो वही आएगा। मान लो इसकी वैल्यू y ले लें एंड इट इज 30, so log ln y is equal to 30, then इसको 2.303
log y इज इक्वल टू लिख देंगे 30। तो log y क्या आ गया इधर से, log y इज 30 अपॉन 2.3। तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 13 आ रही है। तो 10⁻13 वही बराबर ही हमारा आंसर। मे भी उन्होंने हो सकता है कि वो 25 लेके किया हो, बट उस केस में उन्हें थोड़ा डिफरेंट देना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से तो यही आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी कितना लोअर हुआ, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाय 75%। तो मतलब 25 किलो जूल हो गया ना फाइनल वाला। तो चेंज तो कितने का हुआ, 75 का ही हुआ। बाकी 25 से भी करके देख लेते हैं कितना है। तो इससे तो बहुत कम आ रहा है। इससे आ रहा है अपना 2.4 इंटू 10⁻4। एक्चुअली मैच हो ही नहीं रहा है। ठीक है, सो यही अपना आंसर होगा। मे बी वहां पर बी आंसर होगा, थोड़ा इधर उधर कुछ चेंज हुआ होगा। अगर 298 की बजाय अगर हम 300 लें तो आंसर चेंज होगा क्या, लेट्स सी। हो सकता है 8.3 लिया उन्होंने, है ना, उससे भी आंसर चेंज आ सकता है। अगर 8.3 लेंगे तो आंसर में भी थोड़ा डिफरेंट आएगा, लेट्स सी। तो उस केस में 1.47 आएगा। आंसर यही होगा, कुछ मिस्टेक हुआ होगा उधर। हमारा तो बार बार यही आ रहा है 30.78, बट आंसर आ नहीं रहा है ना यार। 30.78 कहाँ से आंसर आ जाएगा, वो तो आ ही नहीं रहा है अपने पास कहीं से भी। अगर जस्ट 8 ले लें तो, अगर जस्ट 8 ले लें, नहीं तो 30.78 तो 8 से ज्यादा लेंगे तो आएगा ना। नहीं, अगर जस्ट 8 ले ले तो मे बी 30.78 आ जाए। एक मिनट, 8.314 को अगर 8 ले लिया जाए तो ये ज्यादा हो गया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये 30.45। चलो कोई ना। तो मे बी सेकंड जो है वो इसका क्लोज है, बी ऑप्शन जो है क्लोज है, तो वही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में क्या है, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर एन द टाइम फॉर द चेंज टी हाफ इज गिवन बाय दिस, वेयर के इज द रेट कांस्टेंट एंड सी नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज एन। तो देखो टी हाफ जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो 1 माइनस एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस एन जो है क्या हो गया, हाफ हो गया ना। तो एन की वैल्यू क्या आई, एन की वैल्यू हाफ आई कि नहीं आई। ठीक है, तो ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब 0.5 आंसर हो गया। नाउ 23, रेट कांस्टेंट ऑफ ए
रिएक्शन इज दिस, तो ऑब्वियसली यूनिट से पता चल रहा है ये कौन सा ऑर्डर है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। के जो है वो है 0.0693 मिनट -1, तो ये हमें पता चल रहा है क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो स्टार्टिंग विद 10 मोल रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 10 मिनट, तो टी हाफ क्या हो गया इसका, पहले हमें टी हाफ निकालना चाहिए, तो 0.693 अपॉन 0.0693, तो यहाँ से 10 मिनट जो है वो टी हाफ है। ओके, सो व्हाट इज रेट, तो रेट अपने पास क्या आएगा, के जो कि है 0.0693 इंटू कॉन्सेंट्रेशन। तो 10 मिनट बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, कितने मोल्स होंगे, ऑब्वियसली हाफ होंगे, है ना। तो 10 इनिशियली मोल्स थे, उसका हाफ मोल हो गया। ओके, तो आंसर क्या आ गया, 0.0693 इंटू 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। The instantaneous rate of disappearance of MnO4 negative ion in the following reaction is this. The rate of disappearance of I2. तो देखो रिएक्शन जो दिया से हम बता सकते हैं कि -1/2 d MnO4 negative over dt is equal to -1/10 d I2 का निकालना है ना, चलो I2 का निकालना, तो इन टर्म्स ऑफ I2 लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/5 di2 ओवर dt। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है di2 ओवर dt, सो इट विल बी 5/2 टाइम्स ऑफ MnO4 नेगेटिव का डिसअपीयरेंस का रेट। तो क्या आ गया, 5/2 इंटू MnO4 नेगेटिव का कितना दिया है, इट इज गिवन एज 4.569 इंटू 10⁻⁻3। तो कितना आ गया, 2.5 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 11.4 इंटू 10⁻⁻3 या 1.14 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, लॉ ऑफ मास एक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन आर सेम फॉर सिंगल रिएक्शन। सिंगल रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, ओके, नॉट करेक्ट बोला है, तो यस सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए तो करेक्ट होगा वो। molecularity of the slowest elementary step of a complex reaction gives molecularity of the reaction. So yes, that is also correct. Both order and molecularity have normally a maximum value of 3. ये भी करेक्ट है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैक्सिमम हमारे पास एक पॉइंट पर मैक्सिमम कितने कोलॉइड कर सकते हैं, 3 कोलॉइड कर सकते हैं, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर मैक्सिमम 3 रहता है जनरली। एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज दिस। अब देखो इसको देख के हम नहीं बता सकते, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होता, डी वाले ऑप्शन में अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो हम बोल देते कि 3 होगा ऑर्डर, लेकिन वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, वो क्या है, अच्छा सॉरी मॉलिक्यूलरिटी बोला है ना, मॉलिक्यूलरिटी, यस, बट स्टिल मॉलिक्यूलरिटी में भी वही चीज है कि यार स्लोएस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या है, स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा उस पर डिपेंड करेगा, तो वो तो हमें पता नहीं है ना, तो डी ऑप्शन ही आना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारे पास सिंगल चॉइस वाले हमने कर लिए। नाउ आज का लेक्चर हम फिर यहीं पे एंड करेंगे।
आज कोई आया ही नहीं तुम्हारे अलावा, आए तो आके चले गए। ठीक है, तो चलो यहीं पे एंड करते हैं, सिंगल चॉइस हमने कर लिया, नेक्स्ट टाइम आगे देखेंगे। चलो बाय।